समाज कल्याण विभाग में जहां पर आईएएस और आईपीएस, पीसीएस की ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, उसमें कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती की गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे घोटाला हुआ। एक गुमनामी पत्र के ऊपर जांच मंत्री असीम अरुण ने कराया, जिसमें 69 कोऑर्डिनेटर में से 42 कोऑर्डिनेटर ऐसे पाए गए जो कि मानक के विपरीत थे, जिन्होंने फर्जी कागजों से अपनी नियुक्ति कराई थी और जिन्हें प्रति माह 60,000 रुपए एक बड़ी रकम तनख्वाह के रूप में लिया, जो अब तक लगभग 7 करोड़ के आसपास पहुंच गई। जांच में बिल्कुल साफ साफ आया कि जिस फर्म ने ये नियुक्ति कराई थी उसने घोटाला किया, घपला किया और उस अवनी फर्म को लेकर के एफआईआर की गई। और उस एफआईआर के बाद अब कार्रवाई की जा रही है आगे की, किस तरीके से रिकवरी होगी। और जिस तरह से एक फर्जी कागजों को लेकर के कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति हुई थी, उसमें जांच की जाएगी और आगे जांच को लेकर के, एफआईआर को लेकर के मुकदमा चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जो तमाम राज्य मंत्री थे उनको भी बुलाया गया था। हालांकि आज कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो पहले ये व्यवस्था थी कि जो आवासीय और जो कृषि की ज़मीनें होती थी इनके रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाती थी, लेकिन ये व्यवस्था अब व्यवसायिक और औद्योगिक ज़मीनों के लिए भी कर दी गई है। इसके अलावा पीलीभीत में बनने वाले बस स्टैंड के लिए भी वहाँ पर भूमि की व्यवस्था की गई है। साथ में और भी दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो आज कैबिनेट से पास किए गए। खासतौर से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेशक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मानते हैं। सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा, उसको केस टू केस बेसिस के ऊपर उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबह खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि शहरों और महानगरों में जो सुविधाएं मिलती रही हैं, अब वो गांव की तरफ चल पड़ी हैं। डिजिटल लाइब्रेरी इसी का नाम है और 30 जनवरी तक डिजिटल लाइब्रेरी लगभग सभी पंचायतों में पहुंच जाएगी। पंचायती राज विभाग का ये बड़ा काम है, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा यही होगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके लिए न सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, पाठ्यक्रम होगा, बल्कि किस तरीके से तैयारी कर सके, इस पूरी सुविधाओं के साथ ये डिजिटल लाइब्रेरी हर ग्राम सभा में बन रही है। और प्रतियोगिताओं को लेकर के किस तरीके से तैयारी करे, इसमें बेहद मददगार साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कोलकाता जोनल ऑफिस ने सट्टेबाजी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। सट्टाबाज अनुराग द्विवेदी के ऊपर कार्रवाई की गई है। उसकी 3 करोड़ की चल धनराशि, जिसमें बहुत से बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और बैंक रिसिप्ट शामिल है, उसे अपने पास डिटेन कर लिया है, यानी उस एसेट को फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा BMW और लैंड रोवर की डिफेंडर गाड़ी को भी अपने पास रख लिया है। ये बड़ी कार्रवाई इस आधार पे की गई है कि कोलकाता पुलिस के जरिए ऐसे कई नाम सामने आए थे जो ऑनलाइन सट्टाबाजी करते थे। इसमें अनुराग के अलावा 2 लोग और भी शामिल हैं जो सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। ये ऑनलाइन म्यूल यानी नकली बैंक अकाउंट बनाते थे। इस बैंक अकाउंट से पैसा जो भारत के सट्टा बाजार से उगाया जाता था, उसे दुबई में ट्रांसफ़र किया जाता था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बेस में सामने आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे सट्टा बाजार की जड़ें तोड़ने की कोशिश है पश्चिम बंगाल के अंदर। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डवास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। आपके व्हाट्सएप पर कोई कोड आया है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो कोड कहीं ना कहीं आपके फोन को हैक करवा देगा।
आखिर ये किस तरह से हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मोहित यादव हैं और जाने माने ये साइबर एक्सपर्ट हैं। मोहित, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये आखिर व्हाट्सएप के जरिए घोस्ट सिस्टम क्या है? देखिए, घोस्ट लॉगिंग बेसिकली होता ये है कि जिसमें एक ना अननोन पर्सन आपको एक अननोन मैसेज भेजता है और उस मैसेज में बेसिकली एक कोड आपको भेजा जाता है। उस कोड के अंदर तकरीबन 6 कैरेक्टर का कोड होता है और उसमें एक ना फेसबुक का लॉगिन या एक पेज सा होता है जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपका व्हाट्सएप बैन होने वाला है और आपको इसको पहले ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। तो जैसे ही आप इसको मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेट कराने का जो प्रोसेस फॉलो करते हो ना, उस प्रोसेस को इस तरह से बनाया जाता है कि एक्चुअली में आप प्रोसेस फॉलो करो लेकिन आप खुद ब खुद अपने व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और को दे देते हो। नॉर्मली व्हाट्सएप के अंदर हम QR कोड से स्कैन करके व्हाट्सएप को लिंक कर लेते हैं अपने फ़ोन से। ये फ्रेजिंग जो घोस्ट लॉगिंग का फीचर है वो यही है। एक्चुअली में स्कैमर्स इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे हम लिंक करते हैं डिवाइस को फ़ोन पे, तो यहाँ पे हम नॉर्मली QR कोड से स्कैन करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है लिंक विद फ़ोन नंबर होता है। तो जैसे ही आप लिंक विद फ़ोन नंबर करोगे तो यहाँ पे आपसे एक क्या मांग रहा है, कोड मांग रहा है। तो स्कैमर क्या करता है, कंप्यूटर पे वो कोड जनरेट करके आपको एक डेटा भेज देता है। मतलब मैं आपको देखो एक आपके कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। हाँ, एक नंबर थोड़ा सा हम छुपा रहे हैं इसलिए, हाँ नंबर छुपा दिया। कोड जो आया, अब आपको एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा और ये कोड उसमें एक लिखा होगा कि आप इस कोड को डालकर अपने व्हाट्सएप को वापस अपडेट कर लो जिससे कि आपका बैन ना हो। और जैसे ही आप इस कोड को अपने फ़ोन के इस सेक्शन में डालते हो तो आपका व्हाट्सएप स्कैमर के पास ओपन हो जाता है। फिर वो आपको एक्सटॉर्शन, फिर वो अलग अलग तरह के मैसेजेस भेजना चालू कर देता है। अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुंबई से सटे मीरा भाईंदर वसई पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले को उजागर किया है जो लोग मैट्रिमोनियल साइट पर ऑपरेट करते थे और यहाँ पर लड़की बनके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इस वक्त हम मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मोडस, ये जो गैंग ऑपरेट कर रहा था, इनकी हकीकत, इनके मोडस को जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग मैट्रिमोनियल साइट पर आने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। बताया जा रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट पर लड़की बनकर ये लोगों से बात करते थे और इन्होंने कई सारे फर्जी वेबसाइट्स बनाकर रखे थे जहां पर ये लोगों से इन्वेस्टमेंट करने को कहते। सबसे पहले मैट्रिमोनियल साइट पर ये दोस्ती करते, उन्हें अपने करीब लाते और जब मामला बहुत करीबी हो जाता तब सामने जो विक्टिम है उन्हें कहा जाता कि आप इस वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट करिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है करीब 500 लोग जो हैं वो अब तक इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ये बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का नेटवर्क है जो कि 200 करोड़ की ठगी लोगों से ये गिरोह कर चुका है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। मामले का जाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुबई तक फैला हुआ है और दुबई में इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अब्दुल खान बताया जा रहा है, वो छिपा बैठा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह को उजागर करने में लगी हुई है। इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। साथ ही दुबई में जो मास्टरमाइंड बैठा है उसे भी भारत लाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, मीरा भाईंदर। नोएडा की फेज 1 थाना पुलिस ने अरमान और उलमान नाम के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हमशक्ल थे और पुलिस को चकमा देने के लिए एक जैसे कपड़े पहनकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। अरमान उलमान में से एक भाई बीटेक पास है जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और दूसरा भाई कबाड़ी की दुकान पर बैठे रहा करता था। महंगी बाइकों को चोरी करने के बाद क्योंकि बीटेक पास था तो उन गाड़ियों के जुगाड़ नुमा जो गाड़ियाँ हैं ठेले जोड़कर बनाकर उनको बेचा
करते थे, उनके पार्ट्स बेचा करते थे ताकि पकड़ में ना आ पाए। पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी समय लगा। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनकी दुकान पर जाया करती थी तो एक भाई अपने आप को घटना के वक्त सीसीटीवी कैमरे में दर्शा दिया करता था कि वो दुकान के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरा भाई वैसे ही कपड़े पहनकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इनके पास से 15 बाइक बरामद हुई हैं, बाइकों के पार्ट्स बरामद हुए और पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और अपनी कबाड़ी की दुकान पर ही उनको अलग अलग तरीके से डिजाइन करके उन बाइकों के पार्ट बेचना और उनसे जुगाड़ गाड़ी तैयार कर लिया करते थे। फिलहाल इन दोनों भाइयों को फेज 1 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों भाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन लगातार हमशक्ल होने के चलते पुलिस को गुमराह करने का काम दोनों भाइयों की तरफ से किया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली विधानसभा में इस समय भाजपा विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय तस्वीर आप देख सकते हैं प्ले कार्ड लेकर, और साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डॉग बाइट के बाद जिस तरीके से तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए, उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसको लेकर कहा गया कि स्ट्रे डॉग की गिनती अब शिक्षक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री हों या विधायक हों, तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी की गई और जिस तरीके से भ्रामक पोस्ट लिखा गया उसको लेकर जो है यहाँ पर अब तमाम विधायक जो है और प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, शिक्षकों को अपमानित किया, भय का वातावरण परीक्षा से पहले बनाने की कोशिश की, जो कि निंदनीय है। हम किसी भी सूरत में इसको अलाउ नहीं कर सकते। एज ए एजुकेशन मिनिस्टर आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। हम किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं करने देंगे। उन्हें बताना चाहिए ना, कहाँ लिखा है सर्कुलर में कि कुत्तों की गिनती होनी है, वो बताएं। और अगर वो नहीं बता सकते तो माफी मांग लें। उन्होंने पहले भी कई बार माफी मांगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही राजस्थान में झीलों के किनारे और तालाबों के किनारे पक्षियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि प्रवासी जो पक्षी हैं वो राजस्थान आने लगते हैं और इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि कई टूरिस्ट हैं वो उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कुछ खास होगा, इन पक्षियों की गणना की जाएगी, यानी कि कितने पक्षी इन जलाशयों के आसपास में हैं इसकी गिनती शुरू कर दी गई है। राजस्थान में 122 जगह चिन्हित की गई है, जिसमें से एक ये मानसागर झील भी है, जिसे जल महल भी कहा जाता है, क्योंकि जल महल इसके अंदर बना हुआ है। इस मानसागर झील के अंदर करीब 15 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी साल भर यहाँ पहुँचते हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो साल भर भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ सर्दियों के मौसम में देखी जा सकती है। इन 122 जलाशयों की बात की जाए तो 22 जनवरी को एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तहत इनकी गिनती होगी, जो आंकड़े निकल के सामने आएंगे वो वेटलैंड्स के जो संरक्षण है उसमें सहायक होंगे, क्योंकि गणना के दौरान एकत्रित सभी आंकड़ों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसका जो वैज्ञानिक है वो विश्लेषण कर सकते हैं और भविष्य में जो जैव विविधता है उसके संरक्षण में भी सुधार हो सकता है। अगर जल महल की बात की जाए तो यहाँ कॉर्मोरेट, किंगफिशर, बगुले, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, ये तो साल भर रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो पेलिकन, फ्लैमिंगो, इस तरह की कई बतखें हैं, नॉर्दर्न पिनटेल जैसी, जो कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में देखी जा सकती है। और वो भी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवासी पक्षी हैं जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं। और इस बार खास यही है कि इन सभी पक्षियों की गिनती की जानी है, जिससे कि आने वाले समय में इनके जो आंकड़े हैं उसको आधार बना करके जो जैव विविधता है उसको संभाला जा सके, वैज्ञानिक इसका विश्लेषण कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित।
साप्ताहिक बाजारों में से मोबाइल चोरी कर नेपाल में बेचने वाले गैंग को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेज 2 थाना पुलिस ने 821 मोबाइल बरामद किए हैं। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल मौजूद हैं। सर, किस तरीके से गैंग काम करता था? थाना फेज 2 पुलिस टीम के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कुल मिला के 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनके पास से 821 फ़ोन्स 821 फ़ोन बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच है। यह लोग लोकल मार्केट्स, बुध बाज़ार, साप्ताहिक मार्केट, सब्जी मार्केट, इस तरह के मार्केट में जो लोग सामान लेने जाते थे, उनके पास जैसे उनका ध्यान भटक जाता था, तुरंत ही उनके हाथ से, उनके पर्स से फ़ोन निकाल लेते थे और उसके बाद एक दूसरे को पास ऑन कर देते थे ताकि किसी पर्टिकुलर एक आदमी पे शक ना हो। और उसके बाद ये लोग क्योंकि 8 में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं, तो मोबाइल इकट्ठा करने के बाद ये लोग सारे मोबाइल्स को झारखंड और नेपाल के बॉर्डर पे ले जाते थे और वहाँ पे स्मगलिंग करने के उद्देश्य से ये लोग सेल आउट कर देते थे। और अभी ये लोग यहाँ पे लोकली टिगरी के पास इन्होंने मकान लिया हुआ था और इनके पास से 821 फ़ोन हमें बरामद हुए। 8 करोड़ रुपए के मोबाइल हैं जो बरामद किए गए। मोबाइलों की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, आप देखेंगे तमाम जो मोबाइल ये लगे हुए हैं। 821 मोबाइल नोएडा की फेज 2 थाना पुलिस ने बरामद किए हैं। इन 821 मोबाइलों को चोरी करने के लिए दो नाबालिग हैं, उन नाबालिगों की मदद से साप्ताहिक बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनके 2 गैंग को पहले भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया और 2 नाबालिग को भी नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। और न केवल नोएडा बल्कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले फिलहाल पूरे गैंग को नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और नेपाल में बॉर्डर पर या अलग अलग इलाकों में तस्करी कर इन मोबाइलों को बेचा करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। संभल के रावा बुजुर्ग गांव में जहां पर जो सरकारी जमीन पर 3 मकानों का अवैध निर्माण कर लिया गया था, तो संभल के जो प्रशासन है उनके बुलडोजर के द्वारा इन तीनों मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। हालांकि इस समय जो मकान है वो मेरे अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, जो करीब 40% जो 3 मकान है उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि इन लोगों ने 4 दिन का समय मांगा कि हम 4 दिन के अंदर इसका जिसको जो अवैध निर्माण है, जो अवैध मकान है उसको हटा लिया जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें कुछ सामान है तो उस सामान यहाँ से हटाकर हम दूसरी जगह कर लेंगे। तो संभल प्रशासन की तरफ से इन्हें 4 दिन का समय इन्होंने मांगा है और अब जो बिल्डोजर की कार्रवाई है वो रोक दी गई है, क्योंकि जिस तरह से जो बिल्डोजर 2 बिल्डोजरों के द्वारा यहाँ पर जो सुबह से ही जो बिल्डोजरों की कार्रवाई की गई थी। हालांकि इन लोगों ने पहले भी जो बिल्डोजर आने से पहले खुद अपने हाथों से हथौड़ा चला करके उसे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि संभल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जो करीब इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद इन्हें बताया गया था कि जो सरकारी जमीन की तालाब की जमीन पर जो आपने अवैध मकान बनाकर निर्माण कर लिया उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। तो आज संभल प्रशासन की मौजूदगी में इसे अवैध निर्माण को हटाने की बिल्डोजर के द्वारा कार्रवाई की गई थी। संभल से कैमरामैन सहयोग के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे तेजी से मूर्त रूप ले रहा है और इस समय रोपवे का ट्रायल चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने वाराणसी कैंट का ये रोपवे का पहला स्टेशन है। पर इस समय रोपवे सुर्खियों में है वाराणसी का, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोपवे का गंडोला तेजी से झूलता हुआ दिखाई दे रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसे झूलेगा तो किस तरीके से लोग उसमें सुरक्षित होंगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने वाराणसी के कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बताया कि एक टेस्टिंग का फेज है जिसमें रोपवे के गोंडोला को इस तार में जब वो चलता है तो उसे ब्रेक लगाकर देखा जा रहा था, यानी कि सिक्योरिटी मेजर को चेक किए जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें गंडोला इस तरीके से हिलेगा और ये भी कहा गया उस वायरल वीडियो में कि हवा से हिल रहा है। तो वाराणसी कमिश्नर ने ये भी साफ किया कि हवा से कभी भी गंडोला इस तरीके से नहीं हिल सकता, बल्कि इसे इमरजेंसी ब्रेक लगाकर चेक किया जा रहा था ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी रहती है रोपवे को ट्रायल देखने के लिए। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, क्या मन में आया और अब तो बातें साफ हो चुकी है कि ये जो गंडोला है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज में। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत पहले कोई राय बना लेना बड़ी जल्दबाजी होगी। अगर जैसा प्रशासन ने कहा है कि जो गंडोला हिल रहा था उसको लेकर के कि ये सेफ्टी चेक हो रहा था, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ जब हम लॉन्च करते हैं पब्लिक के लिए तो उसे वैसे वर्स्ट कंडीशन में ला करके चेक करते हैं कि अगर कुछ बुरे हालात आ गए तो उस कंडीशन में वो मशीन कितनी कारगर होगी। ऐसी बात है, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस वीडियो से इस रोपवे के बारे में राय बना लेना बेहद जल्दबाजी है।
क्योंकि अभी सिक्योरिटी मेजर्स के चेक हो रहे हैं और सिक्योरिटी मेजर जब चेक होते हैं तो हर तरह से इसकी चेकिंग की जाती है। स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इस रोपवे को पूरी तरीके से बना रही है और ऐसे में जो सोशल मीडिया पर ये वायरल होता वीडियो है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से दर्शा रहा है कि सिक्योरिटी चेक के दौरान ये इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, तब इस तरीके की जो वीडियो है वो सामने आई है। फिलहाल वाराणसी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये सिक्योरिटी चेक का एक हिस्सा था। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। प्रयागराज के माघ मेले में घूमते हुए हमारी मुलाकात एक ऐसे संत से हुई है जो प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं और साइकिल से वो मेले में और तमाम क्षेत्रों में घूमते हैं और लोगों को ये पौधे भी जो है बांटते हैं। तो उनका मंत्र है प्रकृति से परमात्मा की ओर और खासकर छोटे जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको प्रकृति के प्रति जागरूक बनाते हैं। तो हमारे साथ राम बाहुबली दास जी महाराज मौजूद हैं। ये बताएं महाराज जी, ये पौधों को लेकर आप घूम रहे हैं माघ मेले में, क्या चाहते हैं? मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि हम अपनी मूल चेतना से दूर हो गए हैं और भौतिक जगत में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ के हम जो है अपनी प्रकृति, धरती माता, अपने सॉइल सन सोने को भूल चुके हैं। धरती माता के बेटे हैं हम किसी के भी जीवन में प्रकृति का इतना बड़ा योगदान, हम ये सब ऐसा भाव रखते हुए जो हम लोग भूले हैं, उसी को मैं जागृत करने के लिए ये संकल्प रुद्राज के सिंदूर के वृक्षों को दे के एक पेड़ के द्वारा 11 पेड़ों का संकल्प पूरे जीवन में और यज्ञोपवीत संस्कार करके मैं इनको देता हूँ कि ताकि वो अपना एडॉप्शन कर लें। भारत में भी जहाँ जहाँ मैंने पेड़ लगाए 300 से 400 जिलों तक मैं पहुँच पाया हूँ पेड़ लगाते, तो मैं इनको अपना डिवोटी, अपना चेला भी इन्हीं को बनाया मैंने कि ये हमारे चेले भारत के हर जिले में मेरे हाथ से जो ये वृक्ष लगाए। 10 सालों से 300-400 जिलों में घूम करके ये पौधे बांट करके जिसको पौधा देते हैं उनसे आप 11 वृक्षों का संकल्प लेते हैं। जी, मैं उनको ये बताता हूँ कि जो हमारी जो जननी है ये भूमि, किसी भी देश में कोई भी किसी का भी मदरलैंड कोई भी जगह हो, तो ये पेड़ पौधे हर जगह सबको एक बराबर, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं हवा देने में। तो मैं ये बताता हूँ कि जो हमारी असली जो नेचर हमारा जो हमारे मनुष्यों की जो ह्यूमन बिहेवियर में जो हमारा नेचर है वो ये प्रकृति है और प्रकृति से जो छूटे हुए लोग भौतिक जगत में जो है अपने आप को अकेला पाते हैं, उनको प्रकृति में वापस जोड़ने के लिए जो मुझे मिला जंगलों में घूमते घूमते, मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों को भी थोड़ा वितरण करता चलूँ। तो उसमें बच्चों को मैंने लगा कि ज़्यादा वो सहज होते हैं और उनके जीवन में आगे जो हमारे जलवायु परिवर्तन को लेके, हमारी नदियों को लेके जो हो रहा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये विचार करते हैं कि बच्चों को हम जागरूक करें। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मंगलवार की सुबह, जनवरी का महीना और मेरे पीछे गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ पर तैयारी और इसी बीच ठंड और कोहरे की दस्तक भी राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से देखने को मिल रही है। हवा की गति कम है, लिहाजा मेरे पीछे मौजूद अभी इंडिया गेट भी नजर आना बंद हो गया है। हालांकि कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारत के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो इंडिया गेट नजर आ रहा है और ना ही राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी लगभग 300 से कम बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त सुबह का और आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान और ज़्यादा घट सकता है, यानी तापमान हो सकता है लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद अगर कोहरा होता है तो स्मॉग के साथ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी नजर आएगा। यही वजह है कि लगभग 100-150 मीटर आगे कुछ भी नजर आना बंद हो गया है। कई वाहन हैं जो ट्रैफिक के दौरान अपनी हेडलाइट को जलाकर भी चल रहे हैं। तो सुबह के हालात है, देखिए किस तरीके से जो बाइक आ रही है उसने हेडलाइट ऑन किया हुआ है, उसके पीछे जो गाड़ी आ रही है उसने भी हेडलाइट ऑन किया हुआ है। यानी सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग अगर आप दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जाना चाहते हैं तो गति सीमा में रहिए, क्योंकि गति बढ़ी तो दुर्घटना घटी। और यही स्थिति फिलहाल नज़र आ रही है कि ठंड का अटैक है, कोहरे की सर्दी, सूर्योदय हो चुका है, लेकिन धुंध की वजह से दस्तक अभी सूर्य की किरण की नहीं हो पा रही है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ राहुल डबास। देश के बड़े हिस्से इस समय भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं।
IMD ने उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए अगले 4-5 दिनों तक गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 4 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 राज्यों में घने कोहरे का येलो अलर्ट लागू किया गया है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में भीषण सर्दी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ सकता है। बात करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिन्होंने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हालांकि हल्की हल्की आज धूप निकली थी, जिसके कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और शीतलहर, कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नए साल के शुरू होते ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दिनों धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में कड़ाकी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान में भारी गिरावट से निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। धाम के चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग गया है। हम लोग केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं और केदारनाथ में लगभग 2:45 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और अभी कुछ तेजी से हो रही है और पूरी केदारपुरी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नज़र आ रही है और तापमान काफ़ी नीचे गिर चुका है और लगभग -15 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। बर्फबारी का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो मजदूरों को वापस सोनप्रयाग लौटना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के 20 ITBP के जवान धाम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट रुद्रप्रयाग। हम आपको बता दें पूरा एरिया जो है इस पर जो है बर्फबारी हो रही है हल्की फुल्की। अब देखने वाली बात होगी क्या मौसम में कोई बेहतरी आएगी या मौसम में बदतरी देखने को मिलेगी, या वह जो है एक बड़ी बर्फबारी हर लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ के लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि जून जुलाई का मौसम होता है तो यहाँ पर पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है। जब यहाँ बर्फबारी होती है तब हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी फायदा है, लेकिन पीर पंजाल रेंज जहां कई सालों से कम बर्फबारी हो रही है, वहीं इस साल लोग तवक्का कर रहे हैं कि इस साल जो है काफ़ी अच्छी बर्फबारी होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।